हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए छोड़ के नहीं भागिएगा। चलिए बने रहिएगा आप हमारे साथ। और आज का क्लास जो है वायरल क्वेश्चंस को हम लेकर के सम्मिलित हुए हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 में माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 का जो है पूछने वाले क्वेश्चंस जो भी है सम्मिलित हम लेकर आए हुए हैं। तो बने रहेंगे आप हमारे साथ। और आज का क्लास जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और तहलका मचा देने वाला प्रश्न है। तो वायरल क्वेश्चंस है, आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए हम स्टार्ट करेंगे सवाल को, जो कि साइंस का सब्जेक्ट साइंस का है दोस्तों, क्लास होगा आज का। और फुल मार्क्स आपका 80 में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्लास है और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो क्या हवा का होता है, हीरा या फिर शीशा या फिर जल। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों। तो हमारा जो है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका सवाल है, अगला सवाल आपका है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या फिर शून्य होती है। क्या होती है, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में आपका 2 दिया है, ऑप्शन सी में आपका 3, ऑप्शन डी में 4 है। तो आपको बताना है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपको सही आंसर इसमें चुनना है, क्या तो एक, क्या तो एक, क्या तो एक। चलिए अगला आपका सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है। या फिर आपको क्वेश्चन में पूछा ये भी दे सकता है कि हजामत बनाने के समय कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर क्या देना है, आपको राइट आंसर क्या देना है इसका, आपका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या की संबंध है किससे, F बराबर R से, F बराबर 2R से, या फिर F बराबर R/2 से, या फिर F बराबर 4R से। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है वो क्या है, किससे है, तो F बराबर R/2 दोस्तों, याद रखेंगे। अगला आपका सवाल है, जो कि ज़बरदस्त सवाल है, बार बार पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, उत्तल एवं अवतल दोनों को, या फिर बाइफोकल लेंस को। तो चलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका सवाल है, अगला सवाल आपका है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो बताइएंगे। ऑप्शन ए में आपका पीला है, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में हरा है आपका। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। चलिए अगला आपका सवाल है, अगला सवाल आपका है कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश का विक्षेपण को, प्रकाश का परावर्तन को, या फिर प्रकाश का परिकिरणन को, या फिर प्रकाश का अपवर्तन को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आपको ये प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट, साइंस का जो है प्ले लिस्ट, उसमें जाएँ और अवश्य देख ले। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमने सब्जेक्टिव जो बताए उसमें सब डिटेल ये सब बताए हुए हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, परिकिरणन क्या होता है। तो आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप लोग प्रीव्यू वाला वीडियो में जाएं और अवश्य देख ले, ठीक है ना। तो चलिए अगला आपका सवाल है कि निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वायु में, या फिर कांच में, या फिर निर्वात में, या फिर ए और बी दोनों में। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में होता है दोस्तों, निर्वात में। चलिए याद रहेगा। अगला आपका सवाल है कि प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा क्या,
तो दोस्तों चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा, या फिर तापीय ऊर्जा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपका सवाल है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, या फिर ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जलता हुआ मोमबत्ती जो है दोस्तों बदलता है किसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में, याद रहेगा। अगला आपका सवाल है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है कितना? अधिक, या फिर कम, या फिर दोगुना, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाना चाहिए समांतर क्रम में, या फिर श्रेणी क्रम में, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम दोस्तों। अगला आपका सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है क्या? तांबा, नरम लोहा, या फिर इस्पात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, नरम लोहा। अगला आपका सवाल है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला आपका सवाल है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सा है? तो सौर कुकर, या फिर सौर सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं, सॉरी, या इनमें से सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, सौर सेल। क्या हो जाएगा? तो सौर सेल। क्या हो जाएगा? सौर सेल दोस्तों, सौर सेल हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला आपका सवाल है, पवन विद्युत जनित्र में फिर से समझिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 150 किलोमीटर पर घंटा, या फिर 1.5 किलोमीटर पर घंटा, या फिर 12 से 14 किलोमीटर पर घंटा, इनमें से किसी में नहीं, कोई भी नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला आपका सवाल है, सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, या फिर सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ये विभवांतर, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ठीक है, याद रहेगा। अगला आपका सवाल है दोस्तों, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसका आपूर्ति होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की, चरदिष्ट धारा की, या फिर दिष्ट धारा की, या फिर इनमें से किसी का कोई भी धारा की नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों, याद रहेंगे। अगला आपका सवाल है, वर्ण विक्षेपण असंभव है कांच में, निर्वात में, जल में, या फिर फाइबर में? वर्ण विक्षेपण असंभव है कहाँ पर? तो निर्वात में। अगला आपका सवाल है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है ऊपर नीचे, या फिर आधार से दूर, या फिर आधार की ओर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधार की ओर। क्या हो जाएगा? आधार की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार की ओर हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, 2ZNO प्लस, अगला आपका सवाल है 2ZN प्लस O2 से बना 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन, विस्थापन, या फिर अपक्षेपण, या फिर उपचयन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी, उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उपचयन हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका सवाल है, चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा? तो उपचयन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, या फिर NH4Cl, या फिर Na2CO3, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, NaHCO3। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, याद रहेगा, NaHCO3। चलिए अगला आपका सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है क्या? तांबा, या फिर पारा, या फिर सोडियम, या फिर लोहा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला आपका सवाल है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो H, या फिर He, या फिर O, या फिर Cl। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, याद रखेंगे, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
अगला आपका सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला या फिर लाल या फिर गुलाबी या फिर हरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? NH3 या फिर CO2 या फिर O2 या फिर N2। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। अगला आपका सवाल है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है? ए नंबर 2 है, बी नंबर में 4 है, सी में आपका 8 है, डी में 16 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। याद रखेंगे गंधक की परमाणु संख्या कितना है? तो 16। चलिए अगला आपका सवाल है। अगला सवाल जो है वो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है या फिर अभिलेय हो जाता है या फिर विलेय होता है या फिर इनमें से कोई भी परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आयनित होता है। ठीक है ना। अगला आपका सवाल जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आपका सवाल है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ध्यान दीजिए, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। किसका क्या होता है? ऑप्शन ए में क्षारीय है, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी में आपका उदासीन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षारीय हो जाएगा। अगला आपका सवाल है सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो ऑप्शन ए में Cu है, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी में K, ऑप्शन डी में Fe है। ठीक है ना। तो सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cu। ठीक है ना। चलिए अगला आपका सवाल है NaCl प्लस AgNO3 से बना AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन या फिर संयोजन या फिर द्विविस्थापन या फिर संवियोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन दोस्तों, द्विविस्थापन। अगला आपका सवाल है कि सिलिकॉन है क्या एक धातु या फिर एक उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक उपधातु। क्या हो जाएगा? एक उपधातु। अगला आपका सवाल है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं संक्रमण तत्व, हाइलोजेंस या फिर क्षारीय मृदा धातु या फिर उत्कृष्ट गैसें। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी, उत्कृष्ट गैसें। ठीक है ना। चलिए अगला आपका सवाल है दोस्तों कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaHCO3 या फिर CaOCl या फिर आपका CaCl2 या फिर CaCO3। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CaCO3। ठीक है ना, CaCO3। ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, चलिए दोस्तों अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन ए में SO2 है, CaO है, ऑप्शन सी में Na2O दिया हुआ है, ऑप्शन डी में MgO है। तो चलिए आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए SO2 हो जाएगा। अगला आपका सवाल है निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? अगला आपका सवाल है निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो CH4, C2H4 या फिर C2H2 या फिर C2H6। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H2। क्या हो जाएगा? C2H2 याद रखिएगा। चलिए अगला आपका सवाल है कि CH3O C2H5 का IUPAC नाम है क्या? मैथोक्सी एथेन या फिर एथिल मेथिल ईथर या फिर ऑक्सी मेथेन या फिर प्रापेनोन। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथोक्सी एथेन। ठीक है ना, मेथोक्सी एथेन। अगला आपका सवाल दोस्तों है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल या फिर एथेनॉल या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एथेनॉल। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। अगला आपका सवाल जो है वह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन ए में NaZnO2 प्लस H2, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ Na2ZnO2 प्लस H2, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है
Na2HZN2+H2 और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है Na2ZNO+H2। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी Na2ZNO2+H2, ठीक है ना। चलिए अगला आपका सवाल है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। Na2CO3 × 10H2O NaHCO3, ऑप्शन सी में आपका CaCO3, ऑप्शन डी में आपका CaOH2 पर होल CaOH पर होल 2। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। चलिए अगला आपका सवाल है, अगला सवाल आपका है अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। ऑप्शन ए में आपका 1:3 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका 3:1 है, ऑप्शन सी में आपका 2:2 है, ऑप्शन डी में आपका 2:3 है। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए 1:3, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आपको जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं दोस्तों ये सभी VVA का VVI है, आपको बोर्ड में 100% लड़ने वाले सब क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अगला आपका सवाल है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक या फिर ऑक्सीकारक या फिर अवकारक। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवकारक। क्या हो जाएगा अवकारक। अगला आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अगला दोस्तों आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो ऑप्शन ए में CuO, ऑप्शन बी में दिया हुआ MgO, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ CaO, ऑप्शन डी में SO2 है। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SO2, ठीक है। अगला आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है दोस्तों। आम्ल या फिर क्षार या फिर आपका आम्ल क्षार दोनों हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए आपका राइट आंसर जो है, आपका राइट आंसर जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा क्षार, याद रखेंगे क्षार हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, अगला जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना है। तो 5 से 7 या फिर 2 से 3 या फिर 7.0 से 7.8 या फिर 9.0 से 9.5 तक। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप फटाफट बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 से कम 7.8 तक, ठीक है ना। तो चलिए अगला आपका सवाल है, अगला सवाल जो है वो है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल विलेय है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में, बेंजीन में या फिर मेथेन में या फिर ग्लूकोज में। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा ग्लूकोज। अगला जो आपका सवाल है वह क्या है कि निम्नलिखित में कौन अमलगम है। निम्नलिखित में कौन अमलगम है। तो ऑप्शन ए में CuSN या फिर NaHgCuZn या फिर PbSN। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी Na और Hg, ठीक है। चलिए अगला आपका सवाल है, अगला जो सवाल है वह क्या है। अगला जो सवाल है वह आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में टाइटेनियम दिया है, ऑप्शन बी में प्लैटिनियम है, ऑप्शन सी में कॉपर है, ऑप्शन डी में एल्यूमिनियम है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर जो है वह आपका आंसर हो जाएगा राइट एल्यूमिनियम। अगला आपका सवाल है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। क्या कहलाता है, नीले या फिर सिराए या फिर आलिंद या फिर धमनिया। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को फिर से बताते हैं हम। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है, नीला, सिराए या फिर अलिंद या फिर धमनिया। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा सिराए, ऑप्शन नंबर बी सिराए हो जाएगा। अगला जो आपका सवाल है वह है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं लिम्फ या फिर सीरम या फिर प्लाज्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों अगला जो आपका सवाल है वह भी महत्वपूर्ण है। किन पौधों की
पंक्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए में जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी में जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी में एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दिया है। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। ठीक है ना। अगला आपका सवाल है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें पाया जाता है? यीस्ट में या फिर हाइड्रा में या फिर अमीबा में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यीस्ट में पाया जाता है। ठीक है ना। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? यीस्ट में। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछता है आपको बार बार बोर्ड में। तो चलिए अगला आपका सवाल है, पूर्ण विकसित की अंडाशय कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीज या फिर फल या फिर बीजांड या फिर इनमें से कोई भी शब्द कोई भी नहीं कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जो राइट आंसर है वो फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फल हो जाएगा। हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। अच्छे से जो है आप इसका सूत्र जो है उसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है क्या? तो ऑप्शन ए में ऑप्शन ए में C12H22O11 दिया हुआ है। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है C6H12O6। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है CH3COOH। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है CH3CHO। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका सवाल है। अगला जो सवाल है वह है कि निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ऑप्शन ए में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी में प्लास्टिड क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी में क्वांटासोम दिया है। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी, हो जाएगा क्वांटासोम। अगला आपका सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडोत्सर्ग का कारण है? कह रहा है अंडोत्सर्ग का कारण है क्या? एस्ट्रोजन या फिर LH या फिर FSH या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा LH। क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? LH। ठीक है, याद रहेगा। अगला आपका सवाल है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होते हैं? निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए में लेशमानिया, ऑप्शन बी में पैरामीशियम, ऑप्शन सी में यीस्ट, ऑप्शन डी में आपका अमीबा दिया है। चलिए आपका राइट आंसर यीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यीस्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला आपका सवाल है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए में संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी में आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा है दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका अपघटन द्वारा दिया है, ऑप्शन डी में जो दिया है वह इनमें से कोई नहीं दिया है। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा मेरे दोस्तों। अगला आपका सवाल है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो पित्त रस की या फिर अग्नाशय रस की या फिर आंत्र रस की या फिर इनमें से इनमें से सभी। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, पित्त रस, अग्नाशय, आंत्र रस, ये याद रखना है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो ये तीनों की। ठीक है ना, तीनों की होती है, याद रखेंगे। अगला आपका सवाल है कि त्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें? पित्ताशय में या फिर अग्नाशय रस में या फिर आंत्र रस में या फिर जठर रस में? तो दोस्तों त्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारा अग्नाशय रस में। ठीक है ना, अग्नाशय रस में पाया जाता है। अगला आपका सवाल जो है वह है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्या? ग्रसनी, छोटी आंत या फिर अमाशय या फिर ग्रासनली? तो चलिए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहाँ है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहाँ है? तो छोटी आंत में दोस्तों मेरे। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? यानी मनुष्य जो खाना खाते हैं वह पाचन का शुरू कहाँ से होता है? तो क्या ग्रसनी से होता है या फिर मुख गुहा से होता है या फिर अमाशय से होता है या भी छोटी आंत से होता है? चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बी हो जाएगा, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। चलिए अगला आपका सवाल है। अगला सवाल जो है वह है कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो टाइलिन, लाइपेज या फिर माल्टेज या फिर लैक्टेज? तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइपेट। क्या हो जाएगा? लाइपेट हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला आपका सवाल है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में या फिर कोशिका द्रव में, केंद्रक में या फिर कोशिका द्रव में। तो आपका जो दोस्तों राइट आंसर है वह हो जाएगा कोशिका द्रव में। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में। चलिए अगला आपका सवाल है ओजोन परत है, ओजोन परत है, ओजोन परत है दोस्तों मेरे, ओजोन परत है हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायी या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उच्च ताप पर लाभदायी है, ठीक है ना। अगला आपका सवाल जो है वह है 68वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो ऑप्शन ए में पुंकेसर या फिर दलपत्र या फिर पुष्पासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए में 30.5 kg/मोल या फिर 305 kg/मोल या फिर 3.5 kg/मोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5 kg/मोल, ठीक है ना। अगला आपका सवाल है, अगला सवाल आपका है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो वायवीय से या फिर अवायवीय से या फिर किण्वन से या फिर इनमें से कोई भी से नहीं। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा अवायवीय से। अगला दोस्तों आपका सवाल है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों में के परिवहन में भाग लेती है? तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। अगला जो आपका सवाल है वह है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में या फिर कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर इनमें से सभी में। चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी में, पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, ठीक है ना। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम के स्रावित नहीं करती है? मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो मुंह या फिर ग्रास नली या फिर आमाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रास नली। अगला आपका सवाल है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो थायरॉक्सिन पर, एडीएच पर या फिर वेसोप्रेसिन पर या फिर मेलाटोनिन पर। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एडीएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एडीएच क्या हो जाएगा? एडीएच। अगला आपका सवाल है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक अम्ल। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला आपका सवाल है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र? तो पाचन तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। और ऑप्शन डी में 80 में आपका दिया हुआ है उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन डी में परिवहन तंत्र दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए आपका जो है 76 नंबर का राइट आंसर मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवहन तंत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका सवाल है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है? वो ऑप्शन नंबर ए में कोशिका विज्ञान है, आनुवांशिकी है, बी में ऑप्शन सी में क्रमिक विकास है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनुवांशिकी, याद रहेगा। अगला आपका सवाल है श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो CO2 या फिर O2 या फिर N2 या फिर SO2। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो O2 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, अगला सवाल दोस्तों आपका है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 12। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अगला आपका सवाल है, अगला सवाल है जो कि अंतिम सवाल है दोस्तों, वह है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? ऑप्शन ए में मेडुल्ला में, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन सी में मध्य मस्तिष्क में, ऑप्शन डी में पश्चिम मस्तिष्क में। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम मस्तिष्क में, ठीक है ना, पश्चिम मस्तिष्क में। चलिए दोस्तों फिर हम खंड ब में सेक्शन बी में मिलेंगे साइंस से संबंधित लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।